चलिए देखिए देखिए अंग्रेजी में लर्निंग आउटकम एक टर्म होता है। इसे संस्कृत में लिखा रहेगा शिक्षण परिणाम केंद्रित। इसी को लर्निंग आउटकम हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लर्निंग आउटकम क्या होता है। लर्निंग मतलब सीखना, आपको यहाँ से पता ही चल जा रहा है। लर्न मतलब कुछ सीखना। ठीक, आउटकम का मतलब क्या होता है। आउटकम वैसे अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखा है कम। कम का मतलब कम से कम इतनी क्षमता विकसित कर देना। बस यही लाइन याद रखिए कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे को हम 1 से 10 तक क्या सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रकरण हो गया। आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे 1 से 10 तक हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, गिनती। अब यहाँ पे जो हम 1 से 10 तक गिनती सिखा रहे हैं, उसी प्रकरण के नीचे कहीं पे लिखते हैं लर्निंग आउटकम। आप अगर लेसन प्लान बनाए होंगे तो लर्निंग आउटकम लिखते हैं। लर्निंग आउटकम का मतलब है कि आज से हम बच्चे के अंदर कम से कम इतना क्षमता विकसित कर दे रहे हैं कि बच्चा 10 तक की वस्तुओं को गिन सकेगा। मतलब कम से कम आज हम इतनी क्षमता तो बच्चे के अंदर विकसित कर दे रहे हैं कि बच्चा आज से 1 से 10 तक की वस्तुओं को क्या कर सकेगा, गिन सकेगा। अगर मान लीजिए आप एक बच्चे को वर्णमाला सिखा रहे हैं, वर्णमाला, और वर्णमाला के साथ साथ आप 2 अक्षर वाले शब्द भी सिखा रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्रकरण हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकरण का लर्निंग आउटकम क्या है। इसका लर्निंग आउटकम ये है कि आज से बच्चे क से लेकर ज्ञ तक क्या करेंगे, जान जाएंगे। कम से कम आज उनके अंदर इतना क्षमता विकसित कर दिया जाएगा कि वो क से ज्ञ तक क्या करेंगे, जान जाएंगे, और 2 अक्षर वाले शब्द भी क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे अगर कहा जाए कम, तो बच्चा कम को क्या करेगा, वो पढ़ लेगा। एक बार मना करके आई, कम को क्या करेगा, पढ़ लेगा। तो क्षमता पर आश्रित भाषा शिक्षण की भाषा अध्यापन प्रविधि के परिणामों पर केंद्रित है, और इसी को संस्कृत में लिखा रहेगा, देखिए क्षमताश्रितम। क्षमताश्रितम भाषा अध्यापनम, यानी भाषा अध्यापन में जो बच्चे के अंदर क्षमता विकसित की जाती है, कम से कम जो क्षमता विकसित की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम। ठीक है, इसके बाद अगला है, अंग्रेजी में देखेंगे तो ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। इसी को लेकिन संस्कृत में देखिए कैसे लिखा रहेगा, प्रयोगाश्रितः परीक्षा विधिना, एकदम अलग। ठीक है, प्रयोगाश्रितः परीक्षा विधिना। लेकिन अगर कोष्टक में ऐसे लिख देगा अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर मेथड, तो पकड़ ही लेंगे। अब जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसको दिया किसने है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो हो सकता है कहीं आपको ऑप्शन में क्या मिले, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कैसे थे, व्यवहारवादी थे। अगर थॉर्नडाइक नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, व्यवहारवादी। अगर कुछ भी थॉर्नडाइक से संबंधित मिल रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षति इत्येतत् व्यवहाराश्रित भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक स्पष्टम अस्ति, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि यह कैसा है, व्यवहारवाद है। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है पठने लेखने च भाषा शिक्षणस्य सोपानम अस्ति, यानी जो पढ़ना है और लिखना है, यह भाषा शिक्षण के क्या है, सोपान है। तो चाहे सुनना लिखा होता, चाहे बोलना लिखा होता, चाहे पढ़ना लिखा होता, चाहे लिखना लिखा होता, तो ये चारों के चारों क्या है, भाषा शिक्षण के सोपान है। इसमें से केवल 2 लिखा है, पठने लेखने च, तो वह भी क्या है, भाषा शिक्षण का सोपान है। अगला है श्रुत लेखन, मतलब क्या होता है।
देखिए श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना, सीधा इसमें लिखा है सुनकर लिखना, यानी सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना ही क्या कहलाता है, श्रुत लेखन। विद्यालय में श्रुत लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा है, देखिए पूछा है कि एक लघु अनुच्छेद बच्चे को क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब यहाँ पे एक नई चीज आप जानेंगे कि अनुच्छेद के जगह कभी कभी क्या लिखा रहेगा, परिच्छेद। तो परिच्छेद का मतलब भी अनुच्छेद ही आप मानिए। ठीक है, चाहे लघु अनुच्छेद लिखा है चाहे लघु परिच्छेद को श्रवण करके लिखने को ही हम क्या कहते हैं, श्रुत लेखन। अब यहाँ पे अगर एक अनुच्छेद या परिच्छेद को सुनकर जब हम लिख रहे हैं तो उसे श्रुत लेखन तो कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, परिच्छेदस्य श्रुत लेखन। यानी एक अनुच्छेद को हम सुनकर लिखेंगे तो वही अनुच्छेद या परिच्छेद को आगे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो परिच्छेदस्य श्रुत लेखनम का मतलब है कि किसी अनुच्छेद या परिच्छेद को सुनकर क्या करना, लिखना। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वाचन कैवल्य। ठीक है, वाचन कैवल्य का मतलब क्या होता है, पठन विकार। क्या होता है, पठन विकार। वाचन मतलब क्या करना, पढ़ना। ठीक है, वाचन कैवल्य को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो वाचन का मतलब होता है पढ़ना। ये चीज पहले दिमाग में रहना चाहिए कि वाचन का मतलब क्या है, पढ़ना। अब वाचन विकार में कौन कौन सी समस्याएं पढ़ने में आ सकती हैं। पहला है कि कोई अक्षर है उसके ध्वनि, देखिए अक्षराणाम ध्वनि नाम च शिक्षणे कठिनताम अनुभवति, यानी कि किसी अक्षर को बोलने में, उसकी ध्वनि को निकालने में कठिनता का अनुभव होना। तो यह आपका किसके अंतर्गत आएगा, पठन विकार के अंतर्गत आएगा। ये सब अलग अलग प्रश्न आया है, सबको एक ही जगह में लिख दिया हूं। उच्च स्वरेण वाचने त्रुटि करोति, यानी उच्च स्वर में बोलने पर गलती करना। जैसे अभी अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को और तेज बोलने पे अनुच्छेद ना कह पाना, यानी गलती कर देना, कुछ और कह देना, तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा, वाचन कैवल्य के अंतर्गत। वाक्या नाम शब्दा नाम वा पठने, यानी शब्दों और वाक्यों को पढ़ने में बाधा का अनुभव करना। तो पढ़ने में अगर अनुभव मतलब पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसे हम पठन विकार या वाचन कैवल कहेंगे। और चौथे में डायरेक्ट वही लिख दिया है, पठन विकारस्य। तो इसको आप कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बस उसके भाव को थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। अगला देखिए क्या है, अध्यापकः अर्ध पाठयम उच्च स्वरेण पठति, यानी अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में क्या करता है, पढ़ता है। तदा स समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापयितुम कथयित, यानी तब वह समूह में बच्चों को स्वयं समाप्त करने के लिए क्या कहता है एषः प्रयोग अनुभवात्मक प्रयोग, यानी यह जो प्रयोग है वह कैसा प्रयोग है, अनुभव। मतलब पहले बच्चों के साथ अपने अनुभव को अध्यापक क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, और अब उसी अनुभव के सहारे बच्चा स्वयं पाठ को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहेंगे, अनुभवात्मक प्रयोग रूपेण कुर्या। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है, कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़ता है, तद उपरांत वह समूहबद्ध छात्रों को स्वयं पाठ को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस प्रकार का प्रयोग शिक्षण विधि का अनुभवात्मक प्रयोग कहलाता है। यानी पहले शिक्षक आधे पाठ को पढ़ा जब, यानी वो अपने अनुभव को बच्चों के साथ क्या किया, शेयर किया। उसके बाद बच्चे को कहा कि तुम आधा पाठ पढ़ के क्या करो, समाप्त करो। उसी के अनुभव के सहारे बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभव को जोड़कर उस पाठ को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो इसको हम लोग हिंदी या संस्कृत में क्या कहेंगे, अनुभवात्मक प्रयोग। अब अनुभवात्मक प्रयोगों के जगह पे कुछ और आ सकता है। अनुभव का मतलब पूर्व ज्ञान भी होता है, ठीक, तो पूर्व ज्ञान प्रयोग आ सकता है।
कुछ और भी आ सकता है उसी के पर्यायवाची में, तो ऐसा नहीं है केवल अनुभव ही खोजने लगे। ठीक है, अगला है निपुण भारत मिशन। देखिए इस समय निपुण भारत मिशन चल रहा है ना, तो निपुण भारत मिशन जो है कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं विद्यालय में, और वह केवल 2 विषय के लिए, एक भाषा और एक गणित। यानी भाषा और गणित के लिए प्राइमरी स्कूलों में निपुण भारत मिशन चल रहा है। तो वही देखिए है तृतीय कक्षाम प्रविशति, यानी तीसरे कक्षा तक यह क्या हो रहा है, चल रहा है। तो याद रखेंगे कि निपुण भारत मिशन जो है कक्षा 1 से 3 तक चल रहा है, तो केवल तीसरे कक्षा की चर्चा आपके ऑप्शन में किया है, तो वही लिखा है तृतीय कक्षायाम प्रविशति। ठीक है, इसके बाद अगला है व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण अनुवाद विधि जो है इसे हम प्राचीन विधि कहते हैं, और इसमें एकमात्र ऐसी विधि है व्याकरण अनुवाद विधि जिसमें पहले व्याकरण पढ़ाया जाता है, और व्याकरण पढ़ाया क्या जाता है, व्याकरण रटाया जाता है। तो बार बार कंठस्थीकरण ऐसे करके इसमें आएगा जब आएगा ऑप्शन में, तो अभी और आगे आएगा। यहाँ पे बस इतना जानिए कि व्याकरण अनुवाद विधि को प्राचीन विधि कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि व्याकरण अनुवाद विधि को हम क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे प्राचीन विधि कहते हैं। देखिए प्राचीन विधि कौन कौन से हैं, जैसे पाठशाला विधि, पाठशाला विधि भी क्या है, प्राचीन विधि। वाद विवाद विधि भी क्या है, प्राचीन विधि। सूत्र विधि भी क्या है, प्राचीन विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी क्या है, प्राचीन विधि। तो ये कहीं आया नहीं, बस आप यहाँ पे अभी तक ये जानेंगे कि व्याकरण अनुवाद विधि भी कैसी विधि है, प्राचीन विधि। इसके बाद अगला देखिए क्या है, भाषायाम शिक्षायाम क्रीड धारयति शिक्षा शास्त्रस्य संयोजनम प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम संभवत। यानी भाषा शिक्षण में जो क्रीडाधारित शिक्षा शास्त्र को संयोजित या सम्मिलित करना अच्छे खेल को क्या करता है, रेखांकित करता है। तो यहाँ पे बस यही चीज कहा है कि जो भाषा का शिक्षा दिया जाता है उसमें हम खेल को क्या करें, सम्मिलित करें, खेल को क्या करें, संयोजित करें, सम्मिलित करें। तो क्या यह मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो दिया है कि खेल को सम्मिलित करना प्रिय मतलब क्या है, सकारात्मक है। इससे बच्चे और अच्छे से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप पूरे मनोविज्ञान में पढ़ते भी हैं कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा ही क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगला है भाषा शिक्षण में अवबोध्य निर्विष्टि की अवधारणा का प्रतिपादन स्टीफन क्रेसन ने किया। तो यह क्वेश्चन तो मान लीजिए याद होगा नहीं, अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे देख लीजिए। भाषा शिक्षण में एक अवबोध, ये अवबोध को अवबोध पढ़िए। अवबोध मतलब आप जानते ही हैं, ज्ञान के बाद वाला जो स्तर होता है वही क्या होता है, अवबोध होता है। तो ये अवबोध की अवधारणा जो है किसने दिया है भाषा शिक्षण में, स्टीफन क्रेसन ने दिया है। ठीक है, अगला है भाषा अध्ययन एवं अध्यापन संपूर्ण भाषा का उपागम, उपागम है। अब इसको पहले समझ लेंगे। कहा है कि भाषा का अध्ययन करना और उसका अध्यापन करवाना, यानी अध्ययन का मतलब खुद पढ़ना और अध्यापन का मतलब पढ़ाना। ठीक, ये संपूर्ण भाषा का क्या है, उपागम है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच का मतलब तकनीकी होता है। ठीक, तो यहाँ पे यही आपके प्रश्न में था कि भाषा अध्ययन एवं अध्यापन संपूर्ण भाषा का फिर खाली स्थान था। तो खाली स्थान में क्या है, उपागम है। यह एक अप्रोच है, एक तरीका है कि मतलब पूरे भाषा का हम अध्ययन भी करते हैं और क्या करते हैं, अध्यापन भी करते हैं। अगला है पाठस्य पठन विषय, पाठस्य पठन विषय द्रुत पठनम पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम अस्ति। यानी पाठ पढ़ने के विषय में तीव्र गति से पढ़ना पाठ के सामान्य अवधारणा को ग्रहण करता है।
तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक लाइन है, इसको याद कर लेना है कि पाठ पढ़ने के विषय में जो हम बहुत तीव्र गति से पढ़ते हैं तो उसमें केवल पाठ के सामान्य अवधारणा को ही हम क्या कर पाते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो पाता कि पूरे एक एक लाइन का गहन अध्ययन करके एक एक विषय एक एक चीजों का अवबोध करें, अर्थ निर्माण करें, ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम द्रुत पठनम कर रहे हैं, तेज गति से पढ़ रहे हैं, तो बस उसके सामान्य अवधारणा को ही क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, उच्च स्वरेण पठनम शब्दकोश निर्माणम यानी शब्द संग्रह करोति। आपको बताया ही गया था, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा जब हम लोग बोल बोल तेजी से पढ़ते हैं तो ज्यादातर चीजें हमें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो वही कहा है कि जब हम उच्च स्वर में पढ़ते हैं तो हमारी शब्दकोश क्या होती है, निर्मित होती है, शब्दों को और हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, अगला है प्रथम मातृभाषायाः अधिगम। प्रथमम मातृभाषायाः अधिगम तदंतरम अधिका नाम भाषायाम योगः कर। यानी पहले हमें कौन सी भाषा का अधिगम करना है, मातृभाषा का, उसके बाद ही अधिक भाषा का, यानी उसके बाद ही और अन्य भाषा का अधिगम करना है। ये बहुत सही चीज लिखी गई है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बाद अधिक भाषाओं के योग को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। यानी पहले बच्चे का अगर मातृभाषा हिंदी है तो पहले बच्चे को हिंदी में ही शिक्षा दीजिए, उसके बाद आपको अंग्रेजी सिखाना है अंग्रेजी सिखाइए, और जो भी भाषा सिखाना है उन भाषाओं को क्या करिए, सिखाइए, लेकिन सबसे पहले आप किस भाषा में देंगे, मातृभाषा में। अगला देखिए क्या है, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति। यानी विद्यालय भाषा की जो शिक्षा नीति है उसे हम किस नाम से जानते हैं, त्रिभाषा सूत्रम। यानी विद्यालय की भाषा की शिक्षा नीति जो होती है वह त्रिभाषा सूत्र के अनुसार होनी चाहिए। अब त्रिभाषा में जो पहली भाषा है उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। दूसरी भाषा जो है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा, जो कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो हमारी राजकीय भाषा हो जाएगी। और जो तीसरी रहती है उसे क्या कहते हैं, विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी हो गया तो वहां पे विदेशी भाषा थी। ये त्रिभाषा फार्मूला से ही विद्यालय की भाषा शिक्षा नीति क्या होती है, चलती है। अगला है समुच्चय भाषा उपागम। तो देखिए समुच्चय भाषा उपागम क्या होता है, तो समुच्चय का मतलब आप जान ही रहे हैं, समुच्चय का मतलब सेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्णों और अक्षरों को जानते हैं, यही अवधारणा क्या कहलाता है, समुच्चय भाषा उपागम कहलाता है। ठीक है, यानी भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्णों और अक्षरों को क्या करते हैं, जानते हैं, इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, समुच्चय भाषा उपागम कहते हैं। तो इसी को संस्कृत में कैसे लिखा है, भाषिक खंडेभ्य अंतरणम ते वर्णानाम अक्षरानाम च बोधम कुर्वन्ति। देखिए अगर मान लीजिए केवल समुच्चय का मतलब हम इतना जानते रहे कि समुच्चय का मतलब क्या करना होता है, खंड करना होता है। जैसे देखिए जब भी रहता था ए यूनियन बी आप पढ़ते थे तो जो लिखा रहता था दोनों को एक ही में क्या करते थे, दोनों खंड को एक ही में क्या करते थे, मिला देते थे। तो वैसे इसमें भी अक्षर अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे का पढ़े, माँ पढ़े, ल पढ़े। अब तीनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो भाषा में भी समुच्चय उपागम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बस हमें इतना चीज याद रखिए, देखिए खंड याद रखिए, खंडेभ्य या खंड याद रखेंगे जब, उसके बाद जब ऐसे पूरा पढ़ेंगे, देखिए इसमें बोधम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक सकारात्मक चीज यहाँ पे आ रहा है, और खंड मतलब समुच्चय पता है, तो हम इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, लगा देंगे कि यही हो सकता है क्या हो, सही हो। जब हमें गलत ही करना है तो समुच्चय का मतलब हमें खंड पता हो और बोध एक सकारात्मक शब्द जैसा लग रहा है, और हो सकता है कि सभी में ऐसा न मिले या दो में मिले, तो दो में मिलेगा तब भी हमारा चांस रहेगा 50% जो सवाल का जवाब होगा क्या होगा, सही होगा। तो एकदम अंदाजिया ही ना मारे, अगर अंदाजिया मारना है तो कुछ सकारात्मक जो जहां पे लिखा है उसी को हम क्या करेंगे,
मारेंगे ऑप्शन को। अगला देखिए क्या है, व्याकरणानुवाद पद्धति। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे व्याकरण अनुवाद पद्धति एक प्राचीन विधि है, तो वही सेम पूछा है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति क्या है। ठीक है, तो भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण, देखिए ज्यादातर तो कंठस्थीकरण जहां पर भी आएगा वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। लेकिन अगर व्याकरण अनुवाद पद्धति में आए तो व्याकरण अनुवाद पद्धति रटने से संबंधित है। आपको पहले कारक रटाया जाएगा, प्रत्याहार रटाया जाएगा, विभक्ति रटाया जाएगा, लकार रटाया जाएगा, ये सारी चीजें पहले रटाई जाएंगी तभी आप अनुवाद कर पाएंगे। इतना दिमाग में वैसे याद रख लीजिए कि व्याकरण का अनुवाद तभी हमें कर पाएंगे जब हम चीजों को क्या करेंगे, रटेंगे। तो वही कह रहा है भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। अर्थात संस्कृत में कैसे लिखा रहेगा, भाषाधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषा शिक्षण से व्याकरण अनुवाद पद्धति उपागम स्वीकारोति। यानी कि वही चीज लिखा है कि भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति उपागम को स्वीकार करता है या स्वीकार किया गया है। तो कुल मिला जुला के व्याकरण अनुवाद पद्धति एक प्राचीन विधि है। और दूसरा इसमें एक शब्द याद रखेंगे कि कहीं पे क्या आ सकता है, कंठस्थीकरण या रटने जैसी कोई बात आएगी जरूर। इसके बाद अगला है क्लोज परीक्षा। तो देखिए क्लोज परीक्षण या क्लोज परीक्षा जो है हम लोग हिंदी में पढ़े थे कि नहीं, हिंदी में हमने बताया था कि हर 5वें जगह जो है रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान को पूरा करना क्लोज परीक्षण हो सकता है। नहीं मतलब जैसे राम के पिता का नाम खाली स्थान है, तो मतलब आपको एकदम उस उत्तर के क्लोज पहुंचाया गया है, मतलब जो खाली स्थान दिया गया है वो एकदम आपको पता है उसके नजदीक आप हैं। और एक ऐसा अनुच्छेद लिखा जाए कि हर लाइन में एक रिक्त स्थान हो, तो हर लाइन में एक रिक्त स्थान हो तो उसको जब आप पूरा करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, क्लोज परीक्षण कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है छात्राणाम, जो हिंदी में हम लोग पढ़े थे सेम वही क्वेश्चन संस्कृत में करके दिया है, वही क्वेश्चन सेम है एकदम। देखिए छात्राणाम भाषा दक्षताया परीक्षणम कर्तु, यानी छात्र के भाषा के दक्षता का परीक्षण किया जाएगा एक शिक्षिका के द्वारा। तो शिक्षिका एकम प्रश्न पत्रम प्रस्तौति, यानी शिक्षिका एक प्रश्न पत्र को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तस्मिन् सा प्रत्येक पंचम पदम प्रत्याहृत्य एवं परिच्छेद ददाति, यानी प्रत्येक पंचम पदम पे मतलब एक ऐसा है कि जो 5-6 पद हैं, ऐसा एक परिच्छेद या अनुच्छेद क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। छात्रान पंचम तत् रिक्त स्थानम पूरयत, यानी छात्र 5वें पद का रिक्त स्थान को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। छात्रान तो इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, क्लोज परीक्षण कहेंगे। तो कुछ मतलब वही दिया है कि एक शिक्षिका है, एक प्रश्न पत्र एक छात्र को देती है, वह प्रश्न पत्र किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। बच्चे के भाषा दक्षता का आकलन किया जा रहा है और उस प्रश्न पत्र में एक परिच्छेद है यानी एक अनुच्छेद है जिसमें प्रत्येक 5वें स्थान पर क्या है, रिक्त स्थान है और उसी रिक्त स्थान को बालक क्या करता है, पूरा करता है, यानी उसे हम कौन सा परीक्षण कहेंगे, क्लोज परीक्षण। तो रिक्त स्थान आपको जरूर मिलेगा क्लोज परीक्षण में। और यहाँ पे प्रत्येक पंचम मिल जाए चाहे प्रत्येक तृतीय मिल जाएगा, तो तीसरे प्रत्येक तृतीय स्थान पे क्या है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे कुछ मिले लेकिन रिक्त स्थानम पूर्यत ही आपको क्या होगी, मिलेगी। अगला है संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग, यानी संभाषण। अब बताइए जैसे सुबोपली जो है, तो सु मतलब सुनना, बो मतलब क्या, बोलना, और बोलना को ही हम क्या कहते हैं, भाषण कहते हैं।
और भाषण को और अच्छे से बना देगा तो क्या कह देंगे, संभाषण। तो संभाषण के समय किसी भी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करके उसको यथाक्रम में रखना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी बोल रहे हैं तो अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो किसी भी शब्द का कैसा उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं, मान लीजिए संस्कृत में स्पष्ट उच्चारण नहीं है उतना, लेकिन हिंदी इत्यादि में ज्यादातर क्या रहता है, स्पष्ट उच्चारण रहेगा। और उन चीजों को हम कैसे रखेंगे, क्रम से रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि हम संभाषण कर रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, चले जा रहे हैं भूगोल में, विज्ञान पढ़ा रहे हैं पहुंच जा रहे हैं पर्यावरण में, विज्ञान पढ़ा रहे हैं पहुंच जा रहे हैं मैथ में। तो ऐसे संभाषण नहीं, मतलब क्रम से संभाषण होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखिए लिखा है संभाषण समय, यानी बोलते समय उचित उच्चारण करना चाहिए। और उचित उच्चारण के साथ, सह मतलब साथ, समुचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और समुचित क्रम का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है कथा कथनम। देखिए बार बार ये आ रहा है, इसका मतलब इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है, कथा कथनम भाषा साहित्य कौशलम विकासार्थम, यानी कथा कहने से भाषा साहित्य कौशल का क्या होता है, विकास होता है। तो आप जानते ही हैं कि जो कथा होता है वह एक क्या होता है, साहित्य होता है। कविता भी क्या होती है, साहित्य होती है। बस एक गद्य साहित्य हो गया और दूसरा पद्य साहित्य, और गद्य और पद्य दोनों मिला हुआ साहित्य जो रहेगा उसे हम बताए थे उस दिन चंपू साहित्य कहेंगे। ठीक है, तो अगर कथा कहा जा रहा है, कविता कहा जा रहा है, तो उससे हमारा भाषा साहित्य कौशल का क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग होगा उतना ज्यादा हमारा भाषा कौशल क्या होगा, विकसित होगा। इसके अलावा कथा कहने से, कहानी कहने से हमारे कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा श्रवण कौशल के आकलन करने के लिए भी कथा का वर्णन किया जाता है और उसके बाद बोध परक प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक कहानी आपको सुनाएं और उसी कहानी से, कहानी आप ध्यान से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी कहानी से हम 5 प्रश्न पूछे। मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो 5 का जवाब सही दे दिया, इसका मतलब वह सुना सही से है, उसका श्रवण कौशल क्या है, बहुत अच्छा है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक ही उत्तर दे पाता है, इसका मतलब उसका जो है श्रवण कौशल क्या है, उतना सही नहीं है, चीजों को बारीकी से वह सुन नहीं पाता है। अब इसी से देखिए कल्पना शक्ति का भी विकास हो गया। जो 5 का जवाब सही दे दिया उसकी कल्पना शक्ति यानी सोचने समझने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। जो एक ही का जवाब दे पाया उसकी सोचने समझने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है संदर्भ व्याकरणम नाम। अगर उस दिन भी हम लोग बताए थे कि व्याकरण के साथ अगर संदर्भ आ गया या संदर्भ के साथ सुबोपली में से कोई आ गया, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कोई भी आ गया, तो वह हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें पूछा है कि ससंदर्भ व्याकरणम नाम, यानी ससंदर्भ व्याकरण का मतलब क्या है। अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन में एकदम पॉजिटिव कोई चीज खोजेंगे। ठीक, जरूरी नहीं कि यही सेम लिखा रहे, लेकिन एक अच्छा सा मतलब टैगवर्ड कहीं पे मिल जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक भाषाया। स्वाभाविक भाषा का मतलब क्या हो गया, मातृभाषा। मतलब जो स्वतः भाषा हम सीखते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक। जब आपको विकास और वृद्धि में अंतर बता रहे थे तो वहां पे स्वाभाविक हम बताए थे। तो स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो स्वतः हो जाए, मतलब ऐसी भाषा जो स्वतः हम सीखे। तो ऐसी भाषा जो स्वतः सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। बस संदर्भ व्याकरण में एकदम पॉजिटिव मिल गया यही, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम, यानी सबसे पहले आपको मातृभाषा का उदाहरण के रूप में बच्चे के सामने परिचय देना चाहिए जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से क्या हो, संबंधित हो। उसके बाद आपको संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर बात
करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या है, श्रवणम पठनम च। तो आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, श्रवणम पठनम च ग्रहणात्मक कौशले, यानी ग्रहण कौशल के अंतर्गत श्रवण और पठन को रखा गया है। तो आपको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिखे हैं शुभोपली, तो सुनकर और पढ़कर, सुनकर और पढ़कर चीजों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वही सुनने को श्रवण लिख दिया है और पढ़ने को पठन लिख दिया है। और बोलकर और लिखकर, अगर आपको बोलकर और लिखकर किसी चीज को करना है तो आप अभिव्यक्त करते हैं, आप उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए उसको अभिव्यक्तात्मक कौशल या क्या कहा जाता है, उत्पाद कौशल कहते हैं। ठीक, और किसी नाम से जानते हैं, संभाषणम। संभाषणम का मतलब भाषण यानी बोलना हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या है, भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम, यानी भाषा विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा समृद्धम वातावरणम। तो ये भाषा समृद्धम वातावरणम तो हमने आपको पहले ही दिन बता दिया था, लेकिन देखिए थोड़ा सा बदल के क्या आ सकता है, नैसर्गिक वातावरणम निर्माणम। और नैसर्गिक का मतलब हमने आपको बता दिया है, प्राकृतिक, नेचुरल, मतलब ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे अपने को सहज महसूस करें, वहां पे जातिवाद ना हो, एक आंख से देखा ना जाए और कोई भेदभाव ना किया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो। तो वही समझ लीजिए कि वातावरण बहुत अच्छा है, मित्रवत वातावरण शिक्षक छात्र का रहना चाहिए। तो भाषा विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नैसर्गिक वातावरण निर्माणम। ठीक है, इसके बाद इसी को देखिए हिंदी में लिखा है, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध वातावरण है, न कि व्याकरण का ज्ञान, न ही पाठ्यक्रम का ज्ञान। अगला है पत्राधानम। तो पत्राधानम मतलब आप जान ही गए हैं, पोर्टफोलियो। ठीक, तो पत्राधानम में आपको पहले ही बता दिया गया है कि कहीं पे क्या आएगा, एकत्र करने वाली बात आएगी, मतलब ढेर सारी चीजों को एक जगह करके एक फाइल तैयार करना ही क्या है, पोर्टफोलियो है, पत्राधान है। तो या तो एकत्राणीकरण या संगठित करना आएगा, लेकिन यहाँ पे दो बार ये पूछ लिया है कि जो पत्राधानम है यानी पोर्टफोलियो है, उससे आकलन किसका होता है। तो देखिए कोई भी आकलन हो, कोई भी XYZ कोई भी आकलन, उससे छात्र और शिक्षक दोनों का आकलन होता है। तो वैसे ही पत्राधानम यानी पोर्टफोलियो जो है, उससे भी दोनों का, उभयम मतलब दोनों का आकलन होता है। उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य च, यानी पत्राधान से उभयम मतलब दोनों, यानी शिक्षक व छात्र के आकलन का जो है आकलन होता है। क्या होता है, आकलन होता है। तो ये जान लीजिए कोई भी आकलन है, हम चाहे जितना बेकार आकलन करेंगे, चाहे हम साल भर के बाद सत्र के अंत में योगात्मक आकलन करें, तब भी उसका तो हम यही सोचेंगे कि मतलब बच्चे के अंदर कितना सुधार हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे अंदर भी कमी है। जैसे यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया, अगर आप पहले दिन से लेकर और अंतिम दिन तक क्लास किए हैं और आप जो है मान लीजिए एकदम अच्छे से क्लास किए हैं और आपका नंबर कम आ जाता है, तो कम आने के बाद ये आकलन होगा कि मतलब या तो बच्चे में सुधार की आवश्यकता है। अगर बच्चा पढ़ने में सही है फिर भी कम आ गया, तो इसका मतलब हमारे में सुधार की आवश्यकता है, हमारे पढ़ाने का तरीका हो सकता है कुछ क्या रहा हो गलत। हमने सब कुछ बच्चे को परोसा, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कम नंबर पाया, इसका मतलब हो सकता है हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहा हो, कुछ गलत रहा हो। तो हम अपने शिक्षण पद्धति में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे कि क्या कमी रह गई, आखिर पूरा पढ़ाने के बाद भी सबसे तेज लड़का इतना कम नंबर पाया। तो कोई भी आकलन होता है उसमें उभयम यानी शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन होता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, वर्ग प्रहेलिका क्रीडा शब्द ज्ञानम वर्धयति। देखिए वर्ग प्रहेलिका जब भी आएगा तो देखिए बच्चों का दो समूह हम लोग बना देते हैं ना,
कि लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ, और बच्चों से कहते हैं कि चलो मतलब जैसे कोई शब्द एक समूह का आता है बालक, मान लीजिए समूह एक शुरू कर दिया बालक, तो बालक में अंतिम में क्या आया का, तो दूसरा समूह का से क्या कहता है कमल, और दूसरे समूह के लास्ट में क्या आया ल, तो फिर पहला समूह ला से कहता है लट्टू, फिर इसमें टा आया तो दूसरा समूह क्या कहता है टमाटर। तो इससे शब्द का ज्ञान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि गुड शुरू किया तो डी से डॉग, डॉग में जी आ गया तो जी से ग्रेप्स। ऐसे ही मतलब जो वर्ग प्रहेलिका कराई जाती है, यानी दो बच्चों में क्रीड़ा कराई जाती है, खिलवाया जाता है, तो उससे बच्चों के शब्द ज्ञान क्या होते हैं वर्धयति मतलब बढ़ते, ठीक है, वृद्धि होती है, यानी शब्द ज्ञान में क्या होता है वृद्धि होती है। तो ये चीजें देखिए ये एकदम सामान्य चीजें, लेकिन जब हम लोग एक बार भी नहीं पढ़े रहेंगे तो ये आएगा तो लगेगा कि बहुत स्पेशल कोई चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बालक नए नए शब्दों को क्या करता है सीखता है। तो इसमें बस ये याद रखना है कि वर्ग प्रहेलिका में क्या होता है शब्द का ज्ञान होता है, ठीक है, शब्द का ज्ञान यानी शब्दकोश शब्द संग्रह बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगला है कुशलम पठनम अस्ति, मतलब सही पढ़ने का तरीका क्या है। तो इसमें देखिए जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाएंगे सब होंगे, ठीक। अगर संरचनात्मक लिखा है तो क्या होगा सही है, कल्पनात्मक लिखा है तब भी क्या होगा सही है, प्रगतिशीलम लिखा है क्या है सही है, बाल केंद्रित गतिविधि समावेशी सब सही है। कि कुशल मतलब पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो पढ़ने का सही तरीका ये है कि संरचनात्मक मतलब नई नई चीजों का हम क्या करें खोज करें आविष्कार करें, कल्पना शक्ति हमारी क्या हो बढ़े, ऐसा हम पढ़ें कि करके सीखें। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है करके सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा गतिविधि ये सब जो है सही पठन का तरीका। अगला है व्यापकम वाचनम, यानी वाचन का मतलब फिर यहाँ पे आप बोलने या पढ़ने से ले सकते हैं, बोलने का मतलब भी वाचन हो गया और पढ़ने का भी मतलब क्या हो गया वाचन। बस पढ़ने में अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना है और बोलने में अर्थ ग्रहण नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए व्यापकम वाचनम का मतलब क्या होता है, वाचन का मतलब तो हो गया पढ़ना, तो वाचन का मतलब हो गया रीडिंग, क्या हो गया रीडिंग, और एक्सटेंसिव यानी व्यापक का मतलब आप जान ही रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा व्यापक एक्सटेंड करना, ठीक ब्रॉड। तो उस इसमें दो बार आपका ये पहला वाला आया है, उसके बाद ये दोनों एक एक बार आए हैं। तो देखिए एतेन पठनस्य अधिकम आनंद लभ्यते, तो ये व्यापक वाचन में आप एक चीज याद रखिएगा आनंद, ठीक है, यानी जब इससे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें अधिक आनंद आता है। ऐसा कुछ लिखा है कि व्यापक वाचनम का मतलब जैसे एक मान लीजिए अनुच्छेद दे दिया है, पूरे अनुच्छेद को जब बच्चा पढ़ता है, एक अनुच्छेद में कहानी लिखी है पूरा एकदम बढ़िया से बच्चा क्या कर रहा है पढ़ रहा है, तो बताइए कहानी को क्यों पढ़ रहा है क्योंकि बालक को उसमें रुचि आ रही, ठीक, क्योंकि उसमें बालक को आनंद आ रहा है, तभी वो कविता या कहानी का व्यापक वाचन कर रहा है। अगर उसे आधा अनुच्छेद पढ़ा के उसके बाद कहा जाए कि रहने दो, अगर उसको मजा आ रहा है आनंद आ रहा है तो आधे पे वह रुक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए व्यापक वाचन जो कराया जाता है वो अधिक आनंद के लिए कराया जाता है या बच्चे करते हैं। इसके अलावा देखिए वाचन अगर कर रहा है तो भाषा अधिगमस्य वृद्धि भवति, यानी भाषा अधिगम में क्या होगी वृद्धि होगी, ये तो वैसे ही जान जाएंगे। और एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति, यानी सामान्य बोध भी बच्चे के अंदर बढ़ेगा, सामान्य जानकारी जो है बच्चे के अंदर क्या होती जाएगी बढ़ेगी। तो कोई भी चीज बताइए हम पढ़ते क्यों हैं, चीजों को क्या करने के लिए ग्रहण करने के लिए, तो ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें आनंद भी आता है, भाषा अधिगम में हमारे वृद्धि भी होती है और हम उसकी गहराई को उसके बोध को समझ को अर्थ ग्रहण को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर गंभीर बोध कहीं पे लिखा है गंभीरः बोधः अस्ति, तो वह क्या है नकारात्मक, कोई भी हम पठन करेंगे लेकिन गंभीर पठन नहीं करेंगे। गंभीर पठन का मतलब गहन अध्ययन,
तो बच्चे ऐसा नहीं करते। अगला है लेखनस्य आकलनम मुख्यता। अब देखिए सुबोपली में आपको बताया गया था कि लिखना जो है, बोलना और लिखना कौन सा कौशल है? बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल। देखिए बार बार आएगा, अगर अकेले भी आएगा तो आपका दिमाग वहीं पे जाना चाहिए। इन चारों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो अगर लिखना केवल आ गया तो आपका दिमाग इस पे आना चाहिए, अगर सुनना केवल आ गया तो आपका दिमाग ग्रहण पे जाना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिखा होगा। देखिए लेखन अकेले लिखा है और आकलन दे दिया है, इसका मुख्यतः काम क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करना, और वही है, वो दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं ही, तो विचारों को क्या करेंगे? अभिव्यक्त करेंगे। तो लेखनस्य आकलनम मुख्यतः विचाराणाम अभिव्यक्तो ध्यानम ददाति। ठीक, अगला है छात्राय एका लघु कवितायाम रचितुम निर्दिशति तदा सच सर्जनात्मक चिंतनम करोति। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके अर्थ को तो मान लीजिए हम समझ ही गए कि एक छात्र है वह एक लघु कविता की रचना करता है। ठीक, तो यह जो है कौन सा चिंतन है, ऐसा प्रश्न में पूछा था। तो सृजनात्मक का मतलब होता है सृजनात्मक। ठीक, सृजनात्मक को संस्कृत में जब भी लिखेगा तो सृजनात्मक लिखेगा, ये चीज जानते रहिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में सृजनात्मक या सृजनात्मक मिल गया, तो आपको बताया गया है कि जो सृजनात्मक चिंतन करते हैं वह कैसा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। तो आपका दिमाग वहां से यहाँ आएगा, और यहां से यहाँ आने के बाद अपसारी वाले जितने भी शब्द बताए गए हैं, बताइए उस शब्द में क्या रचना नहीं था? क्या था? रचना था, रचनात्मकता था, मौलिकता था, नवीनता था, उत्पाद था, वैज्ञानिक था और समालोचनात्मक चिंतन था। तो मतलब कहीं से कोई ट्रिक मिल जाए तो वहां तक आपको क्या करना है? पहुंच जाना है। अगर पूरे प्रश्न में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ रचना को समझ गए और रचना को संरचना समझ गए, या रचनात्मक समझ गए, या नवीनता समझ गए, या आविष्कार समझ गए, तो आपके दिमाग में बताइए अपसारी आएगा कि नहीं आएगा? और अपसारी अगर आएगा सृजनात्मकता ऑप्शन में तो तुरंत दिखाई दे देगा। तो सृजनात्मकता के जगह जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं केवल सृजनात्मकता ही खोजें। अगर रचना की बात हुई है, आविष्कार की बात हुई है, तो ऑप्शन में वैज्ञानिक सोच भी हो सकता है, वैज्ञानिक चिंतन भी हो सकता है, अपसारी चिंतन हो सकता है, मौलिक चिंतन हो सकता है, समालोचनात्मक चिंतन हो सकता है। क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन भी वही है कि एक चीज को कई तरीके से बच्चा क्या करता है? सोचता है। ठीक है, इसके बाद अगला है उपाख्यानात्मक अभिलेखम। इसको अंग्रेजी में एनेक्टोडल रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, इससे भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये एनेक्टोडल या एनेक्डोटल लिखा रहेगा। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है कहीं पर भी आ जाए तो इसमें किसी न किसी घटना की क्या होगी? चर्चा होगी। हो सकता है कि घटना आपको लिखा हुआ मिल जाए, और हो सकता है घटना ना लिखा हो लेकिन किसी घटना की चर्चा हुई रहेगी, और अभिलेख का मतलब उसे लिखने की बात हो रही है। लेख का मतलब क्या है? लिखने। जैसे इतिहास में अभिलेख आप पढ़ते हैं तो अभिलेख कहीं ना कहीं किसी पत्थर इत्यादि चीज पे कुछ क्या रहता है? लिखा रहता है। तो वही सेम चीज है। एनेक्टोडल रिकॉर्ड का मतलब है कि कोई घटना पहले हुई थी, उसको कहीं पे किसी पत्थर इत्यादि पे या किसी कॉपी किताब में ही क्या किया गया है? लिखा गया है। तो वो घटना की चर्चा यहाँ पे जरूर खोजना है। अगर अर्थ समझ गए तो ठीक है, अगर अर्थ नहीं समझे और चारों ऑप्शन में एनेक्टोडल रिकॉर्ड है और 3 के बारे में एकदम हम नहीं जानते हैं, तो एनेक्टोडल ही हम लगा देंगे। अगर गलत ही करना है तो हम क्या करेंगे? एनेक्टोडल ही लगाएंगे। हो सकता है हमारा क्या हो जाए? सही हो जाए, प्रश्न में किसी घटना की चर्चा हुई हो। तो देखिए बालकस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटना नाम विषय शिक्षकः अवलोकनम करोति तेषानुपरि वर्णात्मक अभिलेखनम च करोति। यानी बालक के जीवन के विषय में, महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक क्या करता है? अवलोकन करता है, और उसके ऊपर वर्णात्मक अभिलेख क्या करता है?
लिखता है। यानी किसी घटना की बात हो और लिखने की बात हो तो आपको उपाख्यान, अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड ध्यान देना है। ठीक है। अगला देखिए क्या है,